हेलो नर्सिंग स्टूडेंट, क्या आपको पता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार इस दुनिया में लगभग हर साल 10 मिलियन पीपल जो है ट्यूबरक्लोसिस जैसे बीमारी से ग्रसित होते हैं, जिनमें से 1.5 मिलियन से ज्यादा लोग अपनी जान खो बैठते हैं। तो चलिए हम लोग आज का टॉपिक पढ़ते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे MSN टेक्स्ट बुक के रेस्पिरेटरी चैप्टर का पार्ट है। अगर हम डेफिनेशन का बात करें तो ये एक क्रोनिक इन्फेक्शन डिजीज है जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से होता है, जो कि एक खास तरह का बैक्टीरिया है। इस डिजीज में लंग्स में ट्यूबरकल्स और ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि ट्यूबरकल्स और ग्रेनुलोमा होता क्या है। ट्यूबरकल्स जो है वो राउंड नोड्यूल्स जैसा होता है और इन्फेक्टेड मैक्रोफेज से बना होता है, और ग्रेनुलोमा एक लोकलाइज्ड कलेक्शन ऑफ सेल्स है जो कि नॉर्मली होस्ट इम्यून सेल और सराउंडेड इन्फेक्टिंग मायोबैक्टीरियम से बना होता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये जो डिजीज है ये लंग्स से ब्रेन, किडनी, लिम्फ नोड ये सब में फैल जाता है, और मेनली जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसका शेप जो है रोड शेप्ड होता है, सिलेंड्रिकल इलोंगेटेड। और ये पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस डिजीज जो है ये कम्युनिकेबल डिजीज है जो मेनली सलाइवा के माध्यम से वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होता है। अगर कोई पर्सन इन्फेक्टेड पर्सन के ड्रॉपलेट को इनहेल कर लेता है, चाहे वो किसी भी रीजन से किसी भी तरीके से हो जाए, तो नेक्स्ट वाले पर्सन को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस आसानी से हो जाएगा। ये कुछ पॉपुलेशन में सिम्टम शो करते हैं और कुछ पॉपुलेशन में सिम्टम शो नहीं करते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होता कैसे है और उसका ओवरव्यू लेने का कोशिश करते हैं। ओके, तो सामने एक हेल्दी लंग्स है और ये है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो टीबी काउज करता है। तो ड्रॉपलेट के माध्यम से ये बैक्टीरिया ट्रेकिया और ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वलाई तक पहुंच जाएगा। जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में इंटर करेगा, उसी समय मैक्रोफेज वहां पे प्रेजेंट हो जाएंगे, जो कि बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है। और फिर मैक्रोफेज बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लेती है, और दोनों के मिलन से जो एंटीजन एंड एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके वजह से लोकल इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स शो करेगा। और इन्फ्लामेशन के वजह से और ज्यादा इम्यून सेल आएंगे, जिसमें WBC और उसके सेल होंगे। कहां पे आएंगे? जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एंट्री हुई है। तो बहुत सारे इम्यून सेल के प्रेजेंस से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग ग्रेनुलोमा कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत सारे इम्यून सेल प्रेजेंट हो गए हैं, जिसके कारण से यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी होगी, लोकल रिस्पॉन्स शो होगा और इन्फ्लामेशन हो जाएगा। और कभी कभी इन्फ्लामेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वहां पे फाइब्रो कैविटी का फॉर्मेशन कर देता है, जिसको हम लोग डिस्ट्रक्टिव कैविटी भी कहते हैं। तो एल्वोलाई में जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इंटर किया है, उसे मैक्रोफेज इनगल्फ कर लिया है। तो बहुत देर तक वो बैक्टीरिया मैक्रोफेज के अंदर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही पर्सन का इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड होगा, इम्यूनिटी कमजोर होगा, उसी समय उसका WBC भी कमजोर होगा और बैक्टीरिया फ्री हो जाएगा। फ्री होते ही वो मल्टीप्लाई करना चालू करेगा, और जैसे ही मल्टीप्लाई करना चालू करेगा वैसे ही पर्सन के बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस के सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा कहानी था जैसे ट्यूबरक्लोसिस होता है। तो हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन से टॉपिक हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पे 3 तरह के स्टेज होते हैं, जिसको हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से होते हैं और किसका कौन सा कैरेक्टर होता है। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेज होता है वो होता है प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन। प्राइमरी टीबी इन्फेक्शन में क्या होता है, जब भी किसी पर्सन का इम्यूनिटी उतना मजबूत नहीं हो, उतना स्ट्रोंग नहीं हो कि वो बैक्टीरिया को मार सके, किल सके या उससे फाइट कर सके, तो ये स्टेज पर्सन में बहुत जल्दी आ जाता है, जो कि 1 से 2 वीक में 1 से 2 वीक में अपना सिम्टम दिखाना चालू कर देता है। और ट्यूबरक्लाइन टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो ट्यूबरक्लाइन टेस्ट के बारे में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ हम लोग ध्यान रखते हैं कि ट्यूबरक्लाइन टेस्ट यहाँ पे पॉजिटिव दिखाता है, इसको हम लोग मोन्टेक्स टेस्ट भी कहते हैं। ओके, तो जैसे ही सिम्टम स्टार्ट होगा, सिम्टम कौन कौन सा होगा,
स्नीजिंग चालू हो जाएगा, कफिंग चालू हो जाएगा, वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या होता है सेकेंड में, लेटेंट टीबी इन्फेक्शन। लेटेंट टीबी इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसे ही बैक्टीरिया जो है ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है ट्रेकिया से होते हुए, ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वोलाई तक पहुंचते हैं, तो वहां पर जो है वो मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही मल्टीप्लिकेशन चालू करता है मैक्रोफेज आता है और उसको इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ करने के बाद जो है उसको किल करने का कोशिश करता है, परंतु शरीर का इम्यूनिटी और शरीर का मैक्रोफेज जो होता है वो उतना स्ट्रोंग नहीं होता है कि वो इस बैक्टीरिया को किल कर सके। तो क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो डोरमेंट स्टेज में चला जाएगा। डोरमेंट स्टेज में जाने का मतलब क्या होता है कि जो पर्सन है उसमें ट्यूबरक्लोसिस का कोई भी सिम्टम शो नहीं करेगा, और ना ही जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इस डिजीज को फैला पाएगा। तो यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ है इट्स डज नॉट शो एनी सिम्टम्स एंड नॉट स्प्रेडिंग थ्रू सलाइवा। और सबसे बड़ी बात है कि सिम्टम शो नहीं करेगा और सलाइवा की तरह कम्युनिकेट भी नहीं कर सकेगा डिजीज को, परंतु ट्यूबरक्लाइन टेस्ट जो है पॉजिटिव शो होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेज होता है थर्ड स्टेज जो है एक्टिव टीबी इन्फेक्शन। एक्टिव टीबी इन्फेक्शन में क्या होता है, जैसा कि हमने पिछला स्टेज में देखा था कि जो लेटेंट स्टेज था उसमें क्या हुआ था, जो बैक्टीरिया है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस वो एल्वोलाई पे तो गया था, परंतु मैक्रोफेज ने उसे इनगल्फ कर लिया था और बैक्टीरिया जो है डोरमेंट स्टेज पे चला गया था। परंतु जैसे ही उस पर्सन का इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड होगा, इम्यूनो कंप्रोमाइज का मतलब इम्यूनिटी कमजोर होगा, चाहे वो कोई डिजीज से हो चाहे वो कोई रीजन से हो, जैसे ही उसका इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होगा उसी समय जो है उसका WBC जो है कमजोर होगा, मैक्रोफेज भी कमजोर होगा, और जो है बैक्टीरिया जो है वो मैक्रोफेज को तोड़ के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, बाहर निकलते ही जो है वो अपना मल्टीप्लिकेशन चालू करेगा, और मल्टीप्लिकेशन चालू करते ही जो है बॉडी में नए नए सिम्टम जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे जो ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स हैं, और बॉडी को जो है सिक कर देगा। तो ये था हमारा 3 स्टेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस जिसके बारे में जो है हमने जाना। नेक्स्ट चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कौन से टॉपिक है। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या होता है, एटियोलॉजी का मतलब होता है काउजेज, जिसके वजह से जो है डिजीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट काउज जो होता है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हम लोग जानते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होने का सबसे मेन रीजन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सेकेंड क्या होता है, सेकेंड है पुअर हाइजीन। पुअर हाइजीन क्यों होता है, क्योंकि अगर पर्सन जो है अपने आप को सही से साफ सुथरा नहीं रखेगा, अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा नहीं रखेगा, तो ज्यादा रिस्क है, ज्यादा चांस है ट्यूबरकुलोसिस हो जाने का। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है वो है एयर ड्रॉपलेट। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्यूबरकुलोसिस होता है वो इंसान के ड्रॉपलेट में प्रेजेंस होता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है कम्युनिकेट करता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन थ्रू द सलाइवा। अगर पर्सन स्नीज करता है या कफ करता है तो एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है ट्यूबरकुलोसिस बहुत आसानी से फैलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा काउजेज है। ओके, फोर्थ काउज होता है प्रोलोंग हॉस्पिटल स्टे। प्रोलोंग हॉस्पिटल स्टे में क्या हो जाता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसमें जो है ट्यूबरकुलोसिस भी आता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन किसे कहते हैं, नोजोकोमियल इन्फेक्शन को। अगर कोई पर्सन जो है बहुत ज्यादा देर तक या बहुत ज्यादा दिन तक जो है हॉस्पिटल में रहता है, ठहरता है, तो ज्यादा चांस है कि ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन जो है बहुत आसानी से जो है पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट काउज देखते हैं। नेक्स्ट काउज है स्मोकिंग। स्मोकिंग क्यों हो गया काउजेस, स्मोकिंग के वजह से जो है हमारा लंग्स जो है वो कमजोर हो जाता है, उसका जो है स्ट्रेंथ जो है लेस हो जाता है, और हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम को भी जो है बहुत मात्रा में डिस्टर्ब कर देता है, जिसके वजह से ट्यूबरकुलोसिस जैसे बैक्टीरिया जो है बहुत आसानी से इंटर करके इन्फेक्शन कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट जो है वो है ओवरक्राउडिंग। ओवरक्राउडिंग क्या है, ओवरक्राउडिंग में जो है 2 पर्सन के बीच में गैप बहुत कम होता है। गैप मतलब स्पेस, अगर स्पेस बहुत कम होगा तो ज्यादा चांस है कि ड्रॉपलेट के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है इन्फेक्शन फैल सके। ओके, तो ये था हमारा एटियोलॉजी ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन से टॉपिक है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ओके, तो नेक्स्ट का बात करें तो वो आता है रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो रिस्क फैक्टर का मतलब क्या होता है, वैसे काम
वैसे रीजन जिसके वजह से जो है ट्यूबरक्लोसिस होने का रिस्क बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, ओके, तो उसे हम लोग रिस्क फैक्टर कहेंगे। तो एक एक करके हम सारे रिस्क फैक्टर को देखते हैं और देखते हैं इनमें से कौन कौन से रिस्क फैक्टर जो है ट्यूबरक्लोसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो फर्स्ट रिस्क फैक्टर जो होता है वो है क्लोज कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। वैसे पर्सन जो पहले से ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिजीज से इन्फेक्टेड है, हमें उससे क्लोज नहीं होना है, क्योंकि जो ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया है वो सलाइवा के माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से वन पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। तो अगर जो है कोई पर्सन जो है वैसे पेशेंट के नजदीक जाता है या क्लोज जाता है, तो ज्यादा चांस है अगर वो स्नीज करता है, अगर पेशेंट स्नीज करता है या कफ करता है, तो ज्यादा चांस है कि जो ड्रॉपलेट है वो उस पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए, जिसके वजह से जो है डिजीज होने का चांस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो होता है वो है इम्यून कंप्रोमाइज। अगर किसी पर्सन का जो है इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज है, मतलब कम है, तो उसे जो है ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिजीज होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कौन कौन से लोग में जो है ये इम्यूनो कंप्रोमाइज होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है ओल्ड पर्सन। ओल्ड पर्सन क्यों होता है? जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाता है इंसान का, वैसे वैसे जो है उसका इम्यूनिटी सिस्टम जो है कमजोर होते जाता है। ओके, तो नेक्स्ट होता है HIV पर्सन। जैसा कि हम लोग जानते हैं HIV में क्या होता है, जो HIV वायरस होता है वो पर्सन के WBC पे अटैक करता है, जिसके कारण से बॉडी का जो है इम्यून सिस्टम बहुत कम हो जाता है, और वही रीजन होता है हेपेटाइटिस पेशेंट के साथ भी। तो नेक्स्ट जो होता है वो है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पर्सन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड पर्सन क्यों होता है? जब भी एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन के ऑर्गन को लगाता है, तो उस समय जो है उसे एक मेडिसिन दिया जाता है जो इम्यूनोसप्रेस्ड मेडिसिन होता है। इम्यूनोसप्रेस्ड मेडिसिन का काम क्या होता है? वो बॉडी के इम्यून सिस्टम को जो है कम कर देता है, ताकि जो ऑर्गन उन्होंने दूसरे का लगाया है उसे बॉडी जो है रिजेक्ट ना कर दे। परंतु यहाँ पे ये तो काम हो जाता है, परंतु इम्यून सिस्टम के कमजोर होने के कारण जो है ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिजीज जो है बहुत आसानी से शरीर में इंटर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये इसका रिस्क फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर का बात करें तो वो होता है सब्सटेंस एब्यूज। सब्सटेंस एब्यूज में हैवी अल्कोहलिक, स्मोकर, IV ड्रग्स जैसे आते हैं। तो हैवी अल्कोहलिक या स्मोकिंग करने वाले पर्सन का जो है लंग्स पहले से जो है बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा कमजोर होने के कारण जो है ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिजीज होने का चांस जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर होता है वह है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। अगर कोई पेशेंट जो है पहले से ही कोई डिजीज से जूझ रहा हो, जैसे कि डायबिटीज मेलाइटस, रेनल फेलियर या स्ट्रोक जैसे डिजीज जो होते हैं, तो ज्यादा चांस होता है ट्यूबरक्लोसिस के हो जाने का। नेक्स्ट जो रिस्क फैक्टर होता है वह है इनएडिक्वेट हेल्थ केयर। इनएडिक्वेट हेल्थ केयर में क्या है? अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी है या तो ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारी है, अगर वो उसका सही से ट्रीटमेंट नहीं करवा रहा है, चाहे वो कोई भी रीजन से हो, चाहे वो जो है पॉवर्टी हो, उसको पैसा नहीं हो, या तो जो है उसे इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो, तो इस वजह से जो है रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है उसको ट्यूबरक्लोसिस क्रोनिक लेवल पे हो जाने का। ओके, नेक्स्ट रिस्क फैक्टर का बात करें तो नेक्स्ट रिस्क फैक्टर होता है मैल न्यूट्रिशन। मैल न्यूट्रिशन में क्या है? अगर पर्सन जो है सही से खाना नहीं खा रहा है, सही से बैलेंस डाइट नहीं ले रहा है, सही से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, सही से मिनरल्स बॉडी में नहीं जा रहा है, तो ज्यादा चांस है कि पर्सन का जो है इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, और पर्सन का इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो ज्यादा चांस है ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिजीज का हो जाने का। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर जो होता है वो होता है हेल्थ केयर वर्कर। हेल्थ केयर वर्कर में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर जो है हॉस्पिटल जैसे जगहों पे काम करता है, जहां पे ट्यूबरक्लोसिस जैसे पेशेंट जो है बहुत ज्यादा आते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस जैसे पेशेंट आएंगे और उसको बहुत सारा प्रोसीजर करना होता है, जैसे कि सक्शनिंग प्रोसीजर, ट्रेकियोस्टोमी, डायलाइसिस, एंडोट्रेकियल प्रोसीजर। ये सब प्रोसीजर में जो है ज्यादा चांस होता है कि बॉडी के फ्लूइड हो या बॉडी के सलाइवा हो, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर कर जाए। तो हमें जो है बहुत ही सावधानी से जो है मास्क लगाना चाहिए और ग्लव्स को लगा के रखना चाहिए, ताकि जो है ऐसे डिजीज जो है हेल्थ वर्कर में नहीं फैल जाए। ओके, अगर नेक्स्ट रिस्क फैक्टर का बात करें तो वो होता है इमिग्रेंट्स फ्रॉम हाई प्रिवलेंस कंट्री। वैसे कंट्री जहां पे जो है ये डिजीज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, वैसे कंट्री से घूम के आना या रह के आना ज्यादा मात्रा में जो है ट्यूबरक्लोसिस होने का संभावना को बढ़ा देता है। जैसे कि अफ्रीका हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, ऐसे कंट्री जो है यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस जैसे डिजीज जो है बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है,
तो यहां तक हमने इतने सारे रिस्क फैक्टर देखा और सारे कंडीशन के बारे में पढ़े हैं। तो ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लें। तो नेक्स्ट टॉपिक है पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ डिजीजेस अफेक्ट द बॉडीज सिस्टम्स काउजिंग फंक्शनल चेंजेस दैट कैन लीड टू हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस। मीन्स ये हमें बताता है कि किस तरह से एक डिजीज एक बॉडी को अफेक्ट करके बॉडी के फंक्शन को चेंज करता है और इसके हेल्थ पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग जो है एक एक करके प्रोसेस ऑफ पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि किस तरीके से जो है पैथोफिजियोलॉजी हमारे बॉडी में फंक्शन करता है। ओके, तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है ड्यू टू इडियोलॉजिकल फैक्टर। यहाँ पे सारे फैक्टर्स होंगे, सारे कॉजेज होंगे जिसके वजह से जो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं तो वहां हो रहा है एंट्री ऑफ मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन द एल्वोलाई। तो जैसा हमको पता है कि जो मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है वो ड्रॉपलेट के माध्यम से जो है हमारे ट्रेकिया से होते हुए जो है वो ब्रोंकियोल से होते हुए एल्वोलाई तक पहुंचता है। तो हमारे लंग्स में जो है मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जो है पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचने के बाद जो है मल्टीप्लिकेशन करना जो है स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करेगा तो शरीर के जो है इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो तुरंत ही जो है स्टिमुलेट हो जाएंगे और स्टिमुलेट होते ही जो है मैक्रोफेज जो है वहां पे दौड़ा दौड़ा चला आएगा। ठीक है, कि भाई कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में घुस गया है। तो जैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमारे बॉडी में इंटर करेंगे या एल्वोलाई के पास पहुंचेंगे, वैसे ही जो है मैक्रोफेज आकर के जो है उसे मारने का कोशिश करेगा या बहुत सारे बैक्टीरिया को वो डिस्ट्रॉय भी कर देगा। तो डिस्ट्रॉय करते समय जो है बहुत सारे नॉर्मल सेल्स जो होंगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डेड बेसिली एंड लाइव मासेस सराउंडेड बाय मैक्रोफेजेस। ठीक है, तो जो डेड बेसिली है, जो बैक्टीरिया जो है वो मर चुके हैं और जो लाइव मासेस है, जो सेल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसको जो है माइक्रोफेज जो है घेर लेता है। तो ये सारा जो मैक्रोफेजेस होते हैं, डेड बेसिली होता है और लाइव मासेस होता है, ये सब मिल करके एक ट्यूबरकल का निर्माण करता है। एक सबस्टांस जैसा दिखता है जिसको जो हम लोग घोंस ट्यूबरकल कहते हैं। ठीक है, तो यह उसके बाद क्या होगा, ये जो है ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे जो है अपने लिम्फ नोड के चारों तरफ जो है फैलना स्टार्ट कर जाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो लंग से जो है धीरे धीरे हमारे लिम्फ नोड, ब्रेन, किडनी ये सब में जो है फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, नेक्रोटिक डिजेनरेशन अकर। नेक्रोटिक डिजेनरेशन मतलब क्या होता है, नेक्रोटिक का मतलब होता है सेल डेथ। तो जो लंग्स का सेल है वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा और डिस्ट्रॉय होने के बाद जो है वहां पे एक केविटी का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, छोटे छोटे केविटी, जैसा कि हम लोग देखे थे केविटी के बारे में पिछले स्लाइड में, वैसा केविटी का फॉर्मेशन कर देगा और उस केविटी में जो है जो ट्यूबरकल बेसिलाई होती है वो एक चीज लाइक सबस्टांस क्रिएट करता है उससे, और जो है जो डेड WBC है और जो डेड टिश्यू है ये सारा चीज मिल करके जो है वो एल्वोलाई के अंदर जो है फिल हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे रीजन से जो है हमारे शरीर में जो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है हो जाता है और उसका सिम्टम जो है चालू हो जाता है दिखना। ओके, तो यहां तक हमने पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जाना, उसके कंडीशन के बारे में जाना, उसके रिस्क फैक्टर के बारे में जाना, कॉजेज के बारे में जाना और उसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, साइन एंड सिम्टम, नर्सिंग डायग्नोसिस, नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना समझे, नीचे कमेंट जरूर करना और जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।